सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। तो गाइस, यहां पे जो कल मैंने अपना वीडियो डाला था यहां पे उत्तराखंड जीएस मॉक टेस्ट का, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा और काफ़ी लोगों ने बताया कि उनके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कुछ के अच्छे नहीं भी आ रहे हैं। तो वो लोग मेहनत कीजिए जिनके अच्छे नहीं आ रही हैं। जो लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं वो भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा टाइम है, 1 महीने का पूरा। तो आप लोगों के पास पूरा टाइम है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके। तो आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा और कृपया करके जो ये चैनल है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करवाएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे वीडियो के अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलते रहें और आप अपना जो आकलन है वो खुद से इसी तरीके से करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उत्तराखंड जीएस मॉक टेस्ट 2 लेके आ रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास हैनवुड, बी है आपके पास यशोधर मठपाल, सी है आपके पास प्रसाद डबराल और डी है आपके पास दयाराम साहनी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पुरातत्व जो खोज की थी सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड में किसने की थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हैनवुड ने यहाँ पे सबसे पहले पुरातात्विक जो उपकरण थे या फिर अवशेष थे उनकी खोज की। और ये कब की? ये की थी उन्होंने 1856 ईस्वी में। और ये कहाँ पे की थी यदि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो ये की थी देवीधुरा में। ध्यान रखेंगे आप, देवीधुरा में इन्होंने की थी। और देवीधुरा कहाँ पड़ता है? चंपावत में। ठीक है, देवीधुरा में इन्होंने सबसे पहले जो भी महापाषाण कालिक पुरावशेष थे उनकी खोज की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद में किस वर्ष, यहाँ पे पाषाण उपकरण है, ठीक है, अब यहाँ पे भाषण नहीं है, पाषाण है, पाषाण उपकरणों की खोज की थी। तो ये आपने बताना है कि यज्ञदत्त शर्मा ने कब जो हरिद्वार है वहाँ पे पाषाण कालीन जो अवशेष थे, उपकरण थे, उनकी खोज की थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 1951, बी है 1953, सी है 1921 और डी आपके पास 1950। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बादराबाद में जो पुरापाषाण कालिक जितने भी पाषाण कालिक उपकरण थे उनकी खोज की थी। ये ध्यान रखेंगे आप। जबकि आप देखेंगे तो 1951 में पहले वहाँ पे मृद भांड पाए गए थे, लेकिन फिर यज्ञदत्त शर्मा जी आते हैं, प्रॉपर वहाँ पे खुदाई करते हैं, तो बाकी अवशेष और उपकरणों को वहाँ पे खोजते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल से प्राप्त 5 ताम्र मानव आकृतियों की शैली क्या है? आपने बताना है जो नैनीताल में ताम्र आकृतियाँ मिली हैं जिनकी जो खोज थी वो 1999 में की गई थी। तो बताने कि 5 ताम्र आकृतियों की जो शैली है किस शैली में इनको बनाया गया है। तो आपने ध्यान रखना है जो शैली का मतलब है इनकी बनावट से, बनावट इनकी किस शैली में हुई है। तो ऑप्शन आपके पास ए मंगोली शैली, बी आपके पास गढ़वाली, सी कांगड़ा और डी आपके पास बसोहली। तो आई होप कि आप इसका राइट आंसर गैस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है मंगोली शैली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन काफ़ी ट्रिकी नहीं है, इजी है। जब हम यहाँ पे अपने मंदिर शैलियों की बात करते हैं तो वहाँ पे, या फिर चित्रण शैलियों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 शैलियाँ मिलती हैं, जो कि ये आपकी गढ़वाल, कांगड़ा और बसोली शैली है। ये चित्रण शैली है, जैसे कि आपको पता होगा मोलाराम की जितनी भी कलाकृति हैं तो वो किस शैली में मिलती हैं, तो गढ़वाली शैली की हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत जो छाया मिलती है वो कांगड़ा शैली की मिलती है। इसी प्रकार से बसोली भी एक हमारी ही यहाँ पे चित्रण शैली है। ठीक है, तो लेकिन इसका ध्यान रखेंगे आप, जो नैनीताल में 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं उनकी शैली क्या है? मंगोली। और ये कब मिली है ये पूछा गया तो 1999। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए था, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1887 में मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? मोर ध्वज में पूछ रहा है। तो मोर ध्वज मैंने आपको बताया था जिला सीरीज में पौड़ी में पड़ता है, ये कोटद्वार के आसपास का क्षेत्र। तो आपको बताना है किसने कि 1887 में किस पुरातत्वविद ने यहाँ पे खुदाई की थी। ठीक है, तो नाम है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए एम मरकम, बी यशोधर मठपाल, सी दयाराम साहनी और डी है एम पी जोशी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर क्लियर किया होगा अपना, और ये रिवीजन आपका हो रहा है इस क्वेश्चन सीरीज़ के थ्रू। तो आप ध्यान रखिएगा अपने जो मार्क्स हैं वो पूरी ईमानदारी से लिखिएगा, नोट कीजिएगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये चीज़ बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एम मरकम। और दोस्तों ये याद करने में काफ़ी ईजी रहता है एम मरकम को, यदि आप देखेंगे, क्योंकि मोर ध्वज, मोर एम आ रहा है, ऐसे ही इनके नाम पे भी एम आता है, एम मरकम। और अगर खाली आप मरकम भी रखते हैं तो उसमें भी एम आएगा। और ये कब हुई थी? 1887 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज किसने की?
तो एक महासम संस्कृति है जिसमें हम कप मार्क्स जो होते हैं, ओखली जिसे बोलते हैं, उनकी एक शैली होती है बनावट की, वो वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ये महासम संस्कृति होती है, इनमें जो पत्थर होते हैं, पत्थरों की रचनाएँ, जो पुराने मकबरे आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं इसलिए देखने को पुराने मकबरों में। इसके अलावा शिस्ट बोलते हैं जो पत्थर होते हैं। तो ये सारी मासम शैली या फिर संस्कृति के अंदर आते हैं, ठीक है। कप मार्क्स इसमें ज़्यादा मेनली है क्योंकि उन्हीं की यहाँ पे ज़्यादातर खुदाई के दौरान खोज की गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका हैंडवुड, बी है आपका एमपी जोशी, सी है आपका रिबेट कार्नक और डी है आपका यशोधर मटवाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिबेट कार्नक। इन्होंने 1877 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी आप, अच्छा पॉइंट है। 1877 में इन्होंने ये कप मार्क्स ढूंढे थे यहाँ पे। इसके अलावा ये पूछा जाएगा कि महासम जो शैली है या फिर महासम जो संस्कृति है, इसका सबसे पहले खोज कहाँ पे हुई थी उत्तराखंड में। तो ये हुई थी आपकी द्वाराहाट। द्वाराहाट पड़ता है आपका अल्मोड़ा में, और ये द्वाराहाट में भी स्पेशली चंद्रेश्वर मंदिर है एक, तो वहाँ पे ये मिली थी। लगा जो टोटल वहाँ पे कप मार्क्स मिले थे 200 मिले थे, और वो एक समांतर श्रेणी में रखे हुए थे, ठीक है, पंक्तियों में। जैसे पंक्तियों में रखा जाता है चीज़ों को, उसी तरीके से प्रॉपर रखे थे, और 200 कप मार्क्स थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा महासम शैली के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। जो महासम शैली है, ये एमपी जोशी जी के द्वारा इसको 7 भागों में बाँटा गया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये जो कप मार्क्स हैं 7 भागों में बाँटे गए हैं। इसके अलावा एक जो यशोधर मटपाल जी हैं, इन्होंने भी यहाँ पे खोज की थी कप मार्क्सों की, नौला ग्राम में, और एक 73 कप मार्क्स उनको मिले थे। और ये नौला ग्राम कहाँ पे पड़ता है? पश्चिमी रामगंगा घाटी में। और पश्चिमी रामगंगा घाटी से आपको ध्यान रखना है कि महरू उडियार, ठीक है, महरू उडियार, महरू उडियार, जैसे गोरखा उडियार है ऐसे ही महरू उडियार है। ये महरू उडियार पूछा जा सकता है कभी किस नदी घाटी में पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है पश्चिमी रामगंगा घाटी में, ठीक है। यहाँ पे भी ओखलियों की खोज की थी यशोधर मटपाल जी ने, और कितनी, 73, ठीक है। आई होप कि आपको जो महासम संस्कृति है ये कम्प्लीटली समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति, ये प्रजाति यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको नेगलेक्ट कीजिएगा आप थोड़ा सा ऐसी गलतियों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे से आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है, प्रजाति। तो पूछा गया है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसको माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए कोल, बी किरात, सी खस और डी नाग। तो आई होप कि आप लोगों ने जो उत्तराखंड में पुरा प्रजातियां हैं उनके बारे में भी पढ़ा हो। तो ये पुरा प्रजातियों में सबसे पहले जो मानी जाती है, ये मानी जाती है कोल, ठीक है। कोल हमारे यहाँ पे सबसे पहले आए थे। इससे पहले जो आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे बीडीओ का 2021 में जो हुआ था, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसमें भी उन्होंने जो इसका राइट आंसर दिया है वो कोल दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कोल को राइट आंसर लिखा है। कई किताबों में आपको किरात भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये यूके ट्रिपल एस ने पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें यही माना है वीडियो का, तो इसलिए हम इसे ही लेके चलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में किस पुरातात्विकविद ने कोल जाति को हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति माना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम प्रजाति तो है, लेकिन किसने माना है ऐसा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, ए शिव प्रसाद डबराल, बी यशवंत सिंह कटौच, सी यशोधर मटपाल और डी आपके पास एमपी जोशी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव प्रसाद डबराल जी ने यहाँ पे कोल को सबसे पुरानी प्रजाति माना है। इसके अलावा कोल को एक जो अन्य शब्द है कोल के लिए वो आता है मुंड या फिर सबर, ठीक है, सबर, सबर। जो कोल जनजाति होती है, ये इनके जो मुख्य देवता होते हैं ये होते हैं नाग देवता। ये नाग देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ पे लिंग पूजा भी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो इनके यहाँ पे भी लिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। नागों की पूजा इनके यहाँ पे होती है। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि कुमार कुमारी प्रथा पूछा जाता है कई बार। तो कुमार कुमारी प्रथा जो है ये भी कोल जाति में पाई जाती है, और इसमें किस जनजाति का जो थोड़ा बहुत अंश है, प्रभाव है, वो देखने को मिलता है। तो भूटानकी जो होते हैं उनका यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे कोलों का स्वतंत्र गणतंत्र शासन भी रहा था एक बार को। तो ये सारी कोल से रिलेटेड आपको तथ्य बताए मैंने, तो आप इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा एक ये ऐसी प्रजाति भी है जो कि अपने देवताओं को मांस चढ़ाती है, ठीक है, मांस चढ़ाती है, ध्यान रखेंगे, कोल प्रजाति। जैसे हमारे यहाँ पे प्रसाद के रूप में काली पूजा में बकरे काटे जाते हैं, वैसे ये लोग भी अपने यहाँ पे मांस चढ़ाते हैं अपने देवताओं को। सबर या फिर मुंडा इनका अन्य नाम है, ये ध्यान रखेंगे आप। नाम पूछे जाते हैं वैसे बहुत सारे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है। आपको बताना है हमारे यहाँ पे किरात जो प्रजाति है वो भी पाई जाती थी पहले, इनको क्या कहा गया है स्कंद पुराण में। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है आपका किन्नर, बी मुंडा, सी सत्तू और डी भिल, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा किरातों को अन्य नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है किन्नर से, या फिर इसके अलावा किर से, किर,
ठीक है। किन्नर ये किर नाम से भी जाना जाते हैं, इनका एक अतिरिक्त नाम है, लेकिन स्कंद पुराण में स्पेशली इनको भिल कहा गया है। ठीक है, भिल इनको स्कंद पुराण में कहा गया है। ऐसे इस प्रकार से भिल लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है बहुत, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को मैं साथ में क्लियर करवा रहा हूँ, तो आप भिल इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मुंडा इनकी भाषा है, और सत्तू इनका जो आहार है, आहार है, ये है सत्तू के बिस्किट। याद होंगे आपको, बचपन में मिलते थे आंगनबाड़ी में, शायद अभी भी मिलते होंगे, तो सत्तू के बिस्किट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विकविद ने किरातों को हिमालय की प्राचीनतम जाति कहा है? अब जैसे कोलों को कहा गया है, वैसे ही हर किसी पुरातात्विकविद का अपना अपना मत होता है, और हर कोई अपने आप को आगे बताना चाहता है, तो उसी कंपटीशन में ही ये सारी बातें कही जाती हैं। तो किसने कहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें है एडवुड, बी रिबेट कॉर्नर, डी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी सिपरसा डबराल, सॉरी डी सिपरसा डबराल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हमारी किरात जनजाति यहाँ पे पाई जाती थी, उसको सबसे पुरानी जनजाति कहा है हिमालय की। ये आप ध्यान रखेंगे। और किरात जो थे, इनका और अर्जुन का एक युद्ध भी हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? बिलव केदार में, जो कि वर्तमान समय में शिवपुरी। शिवपुरी आपको पता होगा, काफ़ी ऋषिकेश के पास में एक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ से आप लोग राफ्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बिलव उसका पुराना नाम था, वहाँ पे से इस स्थान पे इनका जो युद्ध हुआ था किरातों का और अर्जुन का। ठीक है, और इनके देवता कौन होते हैं? मुख्य देवता वो होते हैं भगवान शिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड में मिलने वाली किस जाति में घर जमाई प्रथा का प्रचलन है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी भी काफ़ी जगह होता है उत्तराखंड में, लेकिन ये काफ़ी पुरानी प्रजातियों की बात है, तो वही प्रथा यहाँ पे दोहराई जाती हैं। जो रीति रिवाज होते हैं वो चलते आते हैं कई जातियों में, तो वही यहाँ पे देखने को मिला है। तो आपका ऑप्शन है किरात, कोल, खस, इसके अलावा शौका। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खस। ठीक है, तो खस में एक घर जमाई प्रथा काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और इसके अलावा जब उत्तराखंड में देखा जाए, तो बौद्ध धर्म का प्रचार भी इन्हीं के समय सबसे ज़्यादा हुआ था। इनके अलावा इनके यहाँ पे एक देवदासी प्रथा होता है, जिसमें कि होता क्या है कि जो किसी भी परिवार की सबसे बड़ी बेटी होती है, उसे मंदिरों को दान दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो मंदिर में ही काम, या फिर मंदिर में जो भी सेवा होती है प्रभु की, वो हो पाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किस प्रजाति के समय हुआ था? मैं आपको ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूँ, आंसर है इसका खस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके अलावा इनको 1885 में, यानी कि 1885 में शूद्र जाति के रूप में माना गया था। ठीक है, शूद्र वर्ग में इनको शामिल किया गया था। महाभारत में ये कौरवों की तरफ से लड़े थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनमें घर जमाई तो होती है, पशु बलि प्रथा भी इनमें काफ़ी प्रचलित थी। एक और होती है इनमें झटेला प्रथा। ये होता क्या है कि जैसे किसी लड़की ने 2 शादियाँ कर ली, तो यदि उनके पहले पति से कोई बच्चा है, तो उसको जब दूसरी शादी हो जाती है, तो पहले बच्चे को क्या झटेला कहा जाता है। ऐसे एक टिकुआ प्रथा होती है। यदि मान लीजिए किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है, तो उसके बाद वो दूसरी शादी नहीं करती हैं, बल्कि वो किसी भी अन्य पुरुष के साथ संबंधों में रहती हैं, और उन्हें अपने घर पे ही रखती हैं। तो ये टिकुआ प्रथा होती है। ये भी कहाँ मिलती है? खस प्रजाति में। तो काफ़ी सारे मैंने आपको यहाँ पे एक एमसीक्यूज अलग से बता रहा हूँ। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन तो एक है, बट आपके पास यहाँ पे स्टैटिक्स बहुत सारे हैं, तो आप इनको नोट कीजिए साथ साथ में, क्योंकि एग्जाम में ये आने वाले हैं आपके पास, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणबड़ प्रथा का संबंध किस प्रजाति से है? काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्रथा होती है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रजाति में देखने को मिलती है रणबड़ प्रथा। ठीक है, तो रणबड़ प्रथा जो मिलती है, ये आपको मिलती है शौका जाति में। ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, जो राइट आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार अपने आप से ध्यान कीजिएगा कि कौन सा है। तो ये सोखा जाति, या फिर इसको भोट सांकी कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें ये रणबड़ प्रथा मिलती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भूटिया जनजाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट कब प्राप्त हुई? ठीक है, तो आपको बताना है कि तिब्बत से भूटिया जनजाति को जो छूट है व्यापार करने की, वो कब प्राप्त हुई। सिंपल से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन वैसे दिए हैं आपके पास 1962, ये 1914 में शुरू हुआ था, और 1962 में बंद हो गया था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गई थी प्रथा। ठीक है, व्यापार की। लेकिन 1914 में जब अंग्रेजों के माध्यम से ये स्टार्ट किया गया था, तो उसके बाद ये काफ़ी प्रचलित रही। इसके अलावा 1909 और 1919, ये दोनों का कोई इससे संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटांतिकों
के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो स्थानीय भाषा में जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे उनको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका कुंचा, बी आप इसका गवाला, और डी सी या इसका घुरमा, और डी है सोका। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंचा। इसके अलावा जो गवाला होते हैं इसमें एक देवता के रूप में पूजा की जाती है, इनके संपत्ति के देवता जो होते हैं। ठीक है, धन के देवता कुबेर, तो संपत्ति के देवता गवाला होते हैं किसमें, शौका या भोटांतिकियों में। इसके अलावा जो घुरमा या फिर गुरामा देवता होते हैं ये वर्षा के देवता होते हैं। जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ पे इंद्र देवता को वर्षा के देवता के रूप में माना जाता है, तो ग्रामा इनके यहाँ पे वर्षा के देवता को माना जाता है। शौका भोटांतिकों का ही एक अलग नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में उत्तराखंड में किरातों के निवास की पुष्टि होती है? तो काफ़ी बेहतरीन ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधे ही आपको आंसर आप लोग कर सकते हैं यदि आपने ये पढ़ा होगा यहाँ पे कालिदास के बारे में थोड़ा बहुत, या फिर उनसे रिलेटेड जो किरात हैं किरातों से रिलेटेड जानकारी आपने थोड़ा बहुत ली होगी, तो काफ़ी अच्छा, ये बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बड़े लेवल का एक क्वेश्चन रह सकते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है आपके पास कुमार संभव, सी है रघुवंश, और डी है मेघदूत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, रघुवंश इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कालिदास जी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम कालिदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में तो वहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी जो भाषा थी लिखने की वो क्या थी, प्राकृत भाषा। ठीक है, जिसमें महावीर स्वामी के जो जितने भी लेख हैं वो मिलते हैं प्राकृत भाषा में। इसके अलावा संस्कृत भाषा का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ जो इनका लिखने की रीति थी, क्षमा चाहूँगा, जो इनकी लिखने की रीति थी ये वैदार्थी रीति थी। ठीक है, दार भी रीति, वैदर्भी रीति थी इनकी लिखने की। इसके अलावा जो इनका पहला नाटक था इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था मालविक अग्निमित्रम। ठीक है, मालविक अग्निमित्रम। उसके बाद जो दूसरी रचना थी वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके कर्णवाश्रम के बारे में आपको बताया मैंने पौड़ी वाली वीडियो में, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो। इसके अलावा कुमार संभव और रघुवंश दोनों ही महाकाव्य थे, और मेघदूत इनकी काफ़ी फेमस प्रसिद्ध रचना है, ये खंड काव्य थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप इसको जरूर, क्योंकि ये काफ़ी जरूरी रहने वाले हैं। और इनका सीक्वेंस कभी पूछा जाए तो इस तरीके से ही है, सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, इस तरीके से ही लिखी गई हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 14 नर्तकों की सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपने इसका आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास कसार देवी, बी मलारी गांव, सी बनकोट, डी किमनी गांव। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी इजी रहेगा क्वेश्चन करने में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कसार देवी। और कसार देवी कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खूटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? तो ये बताना है आपने। ऑप्शन, खूटानी नाला तो पहले आपको पता होना चाहिए कि खूटानी नाला है कहाँ पे, फिर तभी आप बता सकते हैं कि खोज यहाँ पे किसने की थी। ठीक है, तो पहले इसका ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं उसके बाद इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है ए है ये है MP जोशी, बी यशोधर मठवाल, सी यशवंत सिंह कटौच, डी यज्ञदत्त शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खूटानी नाला, इसमें जो खोज हुई थी ये हुई थी यशोधर मठवाल जी के द्वारा। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ है? नैनीताल में, ध्यान रखेंगे नैनीताल में खूटानी नाला पड़ता है। इसके अलावा MP जोशी जी के बारे में आगे थोड़ा चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है, हुडली नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? आपने बताना कि हुडली नामक जो स्थान है किस नदी के किनारे है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन में एक और रखता हूँ यहाँ पे, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि हुडली जो स्थान है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, किस जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन देखते हैं। ए है टॉस, बी भागीरथी, सी यमुना, और डी अलकनंदा। तो जो हुडली पड़ता है ये पड़ता है आपका यमुना नदी के तट पर, और आई होप कि आपको ये आंसर जो है ये आ रहा होगा सही, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हुडली में जो मिले थे ये नीले रंग के शैल चित्र मिले थे, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नीले रंग के शैल चित्र मिले थे यहाँ से। साथ ही साथ जो अन्य हमारे यहाँ पे ऐसे इस प्रकार के जो अध्याय या फिर प्राग ऐतिहासिक काल के जो जितने भी हमारे यहाँ से शैल चित्र मिले हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उनमें एक ग्वारखा गुफा है, जो ग्वारखा गुफा आपकी अलकनंदा नदी के तट पे है। ये कहाँ पड़ती है? चमोली में। ऐसे किमनी गांव की जो गुफा है ये कहाँ है? थराली, चमोली में। ये भी कहाँ है? पिंडर नदी के तट पे। यहाँ से सफ़ेद और हल्के सफ़ेद रंग के जो शैल चित्र थे वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, लाखू गुफा की खोज डॉक्टर MP जोशी के द्वारा कब की गई थी? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे 1968, बी 1983, सी 1986 और डी 1973। तो आई होप गाइस कि आप इसका भी राइट आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जामों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी बार कब सर्वेक्षण किया गया? ठीक है, काफ़ी बेहतरीन, थोड़ा घुमाव है यहाँ पे, ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं पूछा कि कब किया गया, कब किया गया तो 1983 सभी को पता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ऑप्शन देखने हैं और ऑप्शन में से आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए 2003, 2002, 2001 और 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2001 में। ठीक है, अपना 20वां क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। ये है, पेट साल शैल चित्र की खोज यशोधर मठपाल द्वारा कब की गई थी? एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी तरीके से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1985, 1989 यानी कि 1989, 1983 और 1993। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1989 यानी कि 1819 में। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा यशोधर मठपाल जी ने फड़कानौली एक स्थान पड़ता है, यहाँ पे भी खोज की थी। तो ये कब की थी? ये की थी 1985 में, फड़कानौली की खोज। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि जो ये पेट साल है यहाँ से कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल श्रेय जो होते हैं, ये हुए हैं 3। ठीक है, सुयाल नदी के तट पे, ये ध्यान रखेंगे। और रंग क्या था इनका, मानव आकृतियों का? ये था कथक रंग, कथई रंग जिसे बोलते हैं। तो आई होप गाइस कि यहाँ पे आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और जो क्वेश्चन है आपके ये सही लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। और यदि नहीं भी किया है तो आपके पास मैंने इतने स्टैटिक्स दे दिए इस चैप्टर से कि आप डेफिनेटली वहाँ पे बिल्कुल सही करेंगे आने वाले टाइम पे एग्जाम पे। बस आपको अभी करना क्या है कि वीडियो पूरा देखना है और अपने बिल्कुल ईमानदारी से आप अपना आंकलन करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपके इतने जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर सही है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।